नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लूसेंट सीरीज, जिसमें हम लोग मतलब कि यहाँ से हम लोग पेज नंबर 234 जो है पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। और इससे ऊपर हम लोग जो है टॉपिक नंबर 4 जो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग को 4 टॉपिक पढ़ना है और 5 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो इसका हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 234 आप लोग खोल लीजिएगा, पॉलिटी जो है लूसेंट का, ठीक है। तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत यहाँ से कहाँ से कौन सा जो है स्रोत लिया गया है, ये बहुत आता है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं, 2 पेज है, ज़्यादा ना है। हम लोग इसको कैसे याद करते हैं, बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे, समझ के। दोस्तों, सबसे पहली बात हम लोग जो था आप प्रस्तावना देखिए। पहले हम पढ़ते हैं, भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों ने संविधान में सहायता भी किया है। सहायता किया नहीं है, सहायता ली गई है। भारत ने सहायता लिया है सभी देशों से, किसी देशों से। चलिए आगे देखते हैं किससे कौन सा लिया है। तो देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब USA। अमेरिका से क्या क्या लिया गया? अमेरिका बड़ा देश है, तो जब बड़ा देश है तो बड़ा चीज़ लिया जाएगा अमेरिका से। सबसे बड़ा चीज़ तो प्रस्तावना, जिसको मूल ढांचा बोला जाता है। प्रस्तावना को हम लोग कल ही पढ़े थे, इसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में यहाँ पर देखे थे ना। प्रस्तावना जो है, ये जो है प्रस्तावना के बारे में देखे थे। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसके कहाँ से लिया गया ये देख रहे हैं। तो प्रस्तावना जो है ये हमारा अमेरिका से ही लिया गया था। और प्रस्तावना की जो भाषा थी ये कहाँ से लिया गया था, हम लोग कल पढ़े थे, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो प्रस्तावना हो गया। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन जो भी कहाँ से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, सबसे ऊंचता किसका मान है, तो संविधान का मान होता है। सबसे ऊंचा कौन है? संविधान है। ये कहाँ से लिया गया है संविधान की सर्वोच्चता, तो ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो न्यायपालिका होती है उसकी स्वतंत्रता होगी, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, मतलब कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, ये सब जो है कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति को निर्वाचन और उस पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति कितना बड़ा पोस्ट है, उसका निर्वाचन किया जाएगा, तो महाभियोग लाया जाएगा, ये अमेरिका के संविधान में ही लिया गया है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये दोनों हमारा कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से ही लिया गया है। महाभियोग, उनका महाभियोग। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी लिया गया है। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो थे, उनको हटाने की जो विधि होती है, इस विधि को कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से ही लिया गया है, ठीक ना। एवं वित्तीय कानून, आपात कानून की समान संरक्षण का अवधारणा भी लिया गया है। वित्तीय आपात कानून जो होते हैं, वित्तीय पैसे से रिलेटेड जो इमरजेंसी कानून बनाए जाते हैं, इसका संरक्षण की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? समान संरक्षण का अवधारणा तो अमेरिका से ही लिया गया है। तो वित्तीय याद रखिएगा, वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है ना। और उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को जो हटाने की जो विधि है, ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पोस्ट तो लिया गया है, शायद ही उसके महाभियोग भी लिया गया है, ये हम लोग देख लिए थे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हम लोग देख ही लिए थे। संविधान की सर्वोच्चता, पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन भी हम लोग अमेरिका से लिया गया था। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया था। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए हम लोग तो ये देख लिए। ब्रिटेन से देखें, संसदात्मक शासन प्रणाली, मतलब संसद का शासन प्रणाली चलेगा, ये ब्रिटेन से लिया गया है। संसद जो हो जाएगा ना, संसद, ये ब्रिटेन से है। विधि संसद जो भी है हमारा, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता एक ही होना चाहिए किसी का, ये नहीं कि किसी दूसरी नागरिकता लेके बैठ गया अमेरिका जैसा। तो ब्रिटेन हमारा एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिए हुए हैं। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से ही लिया गया है। विधि का शासन, विधि निर्माण, विधि जो लग जाएगा हमारा ब्रिटेन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेष अधिकार, संसद को जोड़ डाला है इस पर, एकल नागरिकता पे और विधि प्रक्रिया पे, शासन पे। मंत्रिमंडल प्रणाली हो जाएगा हमारा। मंत्रिमंडल प्रणाली भी ब्रिटेन से लिया गया है ना। और क्या लिखा है? परमाधिकार लेख हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता, तो नागरिकता और समानता ये हमारा ब्रिटेन से ही लिया गया है। एकल नागरिकता या फिर कानून के समक्ष समानता, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनवाद
दो सदन होता है ना, राज्यसभा लोकसभा, तो द्विसदनवाद ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। संसद वाला जो याद रखिएगा कहाँ से है, ब्रिटेन से है। और संसद और विधि वाला हमारा ब्रिटेन से है। लेकिन एगो हमारा विधि जो लास्ट में देखते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारा जापान से है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है। बाकी जो है स्थापित प्रक्रिया अगर आ जाए ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से है। बाकी जो भी है विधि हमारा ब्रिटेन से है। और विधि और संसद हमारा क्या है, ब्रिटेन से है ना। मंत्रिमंडल और प्रणाली हम लोग देख ही लिए, ब्रिटेन से लिया गया है मंत्रिमंडल प्रणाली। परम अधिकार लेख हमारा ब्रिटेन से लिया गया, ये रटने वाली चीज़ जो है। तो मंत्रिमंडल प्रणाली हो गया, परम अधिकार लेख हो गया, ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनवादी हमारा कानून के समक्ष समानता और एकल नागरिकता हमारा कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया। आशा करते हैं यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। आयरलैंड से देखते हैं तो हम लोग जानते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत हमारा आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, इसकी व्यवस्था जो है ये आयरलैंड से ही लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, देखिए राष्ट्रपति तो अमेरिका से लिया गया है इसका पद, लेकिन जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे किया जाएगा, ये आयरलैंड से लिया गया है। और वहीं जो है न्यायाधीश जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो हो गया, सुप्रीम कोर्ट चाहे मतलब कि और हाई कोर्ट, इसके जो है ये कहाँ से लिया गया है, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है ना। इसको हटाने की विधि कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ध्यान में रखिएगा। और हम लोग क्या देखे थे, नीति निर्देशक सिद्धांत तो आयरलैंड से था। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। देखिएगा हम लोग यहाँ पे देख लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है। राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन मंडल, ये भी किसका, आयरलैंड से लिया गया है, इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। और अगला जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र, इसका जो है मनोनयन करते हैं, ये किससे, कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति जो क्या करते हैं, तो राज्यसभा में क्या करते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि सब क्षेत्र में क्या करते हैं, तो मनोनयन करते हैं ना। हम लोग पीछे देखे थे 1/12 ऐसे करके। तो जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में क्या करते हैं, तो मनोनयन करते हैं। ये आयरलैंड से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, आयरलैंड से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का जो राज्यसभा, साहित्य, कला ये सब लिया गया है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल भी क्या लिखा गया है, आयरलैंड से ही लिया गया है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया से तो प्रस्तावना की भाषा हम लोग पीछे याद किए थे। समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची होता है ना, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो है वो, शक्तियों का विभाजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और केंद्र है, केंद्र सेंट्रल, और राज्य, इन दोनों के बीच में जो संबंध है तथा शक्तियों का विभाजन बांटा गया है, किसको कितना शक्ति दिया जाएगा, केंद्र को और राज्य को, ये कहाँ से लिया गया है बांटने का अधिकार, तो ये ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लिए हुए हैं। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति है, संबंध है, उसको बांटने का विभाजन जो किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से, संसद से लिया गया, मतलब कि संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। तो दोनों सदन का नाम आ रहा है ना, केंद्र और ये तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो गया ना। संसद के दोनों सदन हमारा जो हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों का सदनों का संयुक्त बैठक जो करवाएगा, ये हमारा लोकसभा हो जाएगा, ये हमारा राज्यसभा। तो इन दोनों का जो संयुक्त बैठक हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और साथ ही साथ केंद्र और राज्य के बीच में संबंध या फिर शक्तियों का विभाजन जो है, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध और शक्तियों का विभाजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। ठीक ना। साथ में अगर देखा जाए वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। तो याद रखिएगा, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ दिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है, तो इमरजेंसी के प्रवर्तन के दौरान, इमरजेंसी जो होता है उसके प्रवर्तन किया जाता है, उस दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति दिया गया है कि आपके मौलिक अधिकार को वो छीन सकते हैं। ये कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। आपातकाल के समय क्या हो सकता है, राष्ट्रपति चाहेंगे तो आपके मौलिक अधिकार को भी छीन सकते हैं। ज़्यादा कूदिएगा नहीं, अगर राष्ट्रपति बोल दे तो आपका मौलिक अधिकार को भी क्या कर सकते हैं, छीन सकते हैं। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये बात जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी के समय में आपके मौलिक अधिकार को भी छीन सकते हैं।
कौन कौन सा छोड़ के, तो 20-21 को छोड़ के, है ना। चलिए आगे देखा जाए कनाडा। कनाडा जो है, कनाडा से क्या लिया गया है, तो संघात्मक विशेषता जो है कनाडा से लिया गया है। अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, ये भी कनाडा से लिया गया है। अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास रहेगा, जो अपशिष्ट शक्तियाँ होती है अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेगा। ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। तो केंद्र पे पावर दिया गया है, संघ पे पावर दिया गया है, कनाडा से लिया गया है। केंद्र और संघ वाला जो पावर कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। यहाँ देखिएगा आगे का राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है, विषयक प्रक्रिया, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया जो होती है, प्रक्रिया कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया जो है वो कनाडा से ही लिया गया है। राज्यपाल, तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो कनाडा से ही लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है दोस्तों, कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से जो था वो जो था हम लोग देखे थे, प्रस्तावना था, सम्मति सूची था, केंद्र राज्य के बीच संबंध शक्तियों का विभाजन था, संसद के दोनों सदनों के बीच में बैठक में बड़े जो सामान्य स्वतंत्रता। आयरलैंड से था राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल, और राष्ट्रपति हमारा जो था ये सब हमारा राष्ट्रपति से था, अमेरिका से था। अब देख रहे हैं कनाडा में हम लोग देख ही लिए थे, कनाडा में हम लोग देख रहे हैं राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो कनाडा से लिया गया है। संघ और राज्य के बीच में शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। अगर देखिएगा संघ और राज्य के बीच में क्या हो जाए, शक्तियों का विभाजन होगा। तो शक्तियों का विभाजन यहाँ पे हम लोग देखे थे, संघ और राज्य। यहाँ पे हम लोग देखे थे ऑस्ट्रेलिया में हम लोग क्या देखे थे, ऑस्ट्रेलिया में देखे थे कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध या फिर शक्तियों का विभाजन। और यहाँ पे लिख रहा है कि संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन, संघ और राज्य के बीच में क्या, शक्ति विभाजन। तो एक तरफ से बात एक ही रहा, तो ये हमारा कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और परामर्शी न्याय निर्णय, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का जो है परामर्श न्याय निर्णयन होगा। मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो हम लोग परामर्श लेते हैं उनसे, वो जो कह देंगे सर्वोच्च न्यायालय, वही सबसे माना जाएगा, सबसे उच्च। तो निर्णय वही माना जाएगा जो सर्वोच्च न्यायालय बोलेगा लास्ट में, है ना। तो संघ और राज्य के बीच में जो शक्ति का विभाजन हो रहा है, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने पे हम लोग उसका निर्णय मानेंगे, ठीक ना। ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, पावर दिया है कनाडा, क्या दिया है, संघ को पावर दिया है, सर्वोच्च न्यायालय को पावर दिया है, ठीक ना। अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास रहेगा, ये भी कनाडा। तो केंद्र और संघ को क्या दिया है, पावर दिया हुआ है, ठीक ना। और ये हम लोग याद कर चुके थे, संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श उस पर जो होगा उसका निर्णयन माना जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का। ये कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। तो पावर दे रहा है ना ये कनाडा, पावर देने वाला है कनाडा। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक ना। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो कहाँ से लिया गया है, सदस्यों का निर्वाचन। देखिए राज्यसभा का जो है नियुक्ति अगर देखा जाए, राज्यपाल की नियुक्ति याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कनाडा से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम लोग याद किए थे। और सारा विधि वाला कहाँ था, सारा विधि वाला हम लोग कहाँ पे देखे थे, तो ब्रिटेन में देखे थे, है ना, विधि वाला। अब देखते हैं फ्रांस में क्या लिया गया, तो हम लोग पीछे भी पढ़े थे। फ्रांस से ये जो वर्ड लिया गया था, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये सब लिया गया था फ्रांस से। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये आदर्श कहाँ से लिया गया था, फ्रांस से लिया गया था। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। हम लोग पीछे भी जानते हैं, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम के तो शब्द ही ले लिए गए हैं, ठीक ना, डायरेक्ट उठा लिया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। इसीलिए 1935 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मिनी छोटा संविधान बोलते हैं। फिर उन्हें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूची से भी क्वेश्चन आता है। हम लोग पहले अनुसूची को खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आर्टिकल को धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। अनुसूची कम है, कब अनुसूची था, पहले 8 को था, अभी 12 को अनुसूची हो गया ना दोस्तों। तो प्रथम अनुसूची देखते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या है, तो संघ और राज्य है, किसका है इसमें जो है इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य 28 राज्य और केंद्र संघ शासित
8 क्षेत्रों का उल्लेख है। संघ शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश 8 गो, इन क्षेत्रों का क्या है उल्लेख है। तो संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में क्या है, संघ और राज्यों का उल्लेख है। संघ और राज्यों का उल्लेख, सॉरी, संघ के घटक जो है राज्य 28 गो और केंद्र शासित प्रदेश 8 गो, इसका उल्लेख है इसमें प्रथम अनुसूची में। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। देखिएगा कह रहा है संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया था। तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को क्या किया गया, तो राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक है ना। चलिए प्रथम अनुसूची में हम लोग क्या देखे थे, 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश था इसमें भारतीय संघ के घटक। अब देखते हैं द्वितीय अनुसूची में क्या है। देखिएगा द्वितीय अनुसूची कह रहा है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि जितने बड़े बड़े पोस्ट हैं उनको प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ता, पेंशन, ये सब का उल्लेख किया गया है। तो द्वितीय अनुसूची में क्या है, पेंशन है, और तृतीय अनुसूची में क्या होगा, पेंशन है। तो तृतीय अनुसूची में शपथ है। तृतीय अनुसूची में क्या है, शपथ है, हम लोग याद किए थे। इसमें विभिन्न पदाधिकारी, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय दी जाने वाली शपथ का उल्लेख है। ठीक ना, मंत्री हो गए और जितना भी न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उनके पद ग्रहण की शपथ जो होता है ये तृतीय अनुसूची में लिखा गया है। चौथी अनुसूची में क्या लिखा है, राज्यसभा सीट होगा। तो विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा के प्रतिनिधि का विवरण दिया गया है। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है इसमें चौथी अनुसूची में। पाँचवीं में क्या है, पाँचवीं में हम लोग जानते हैं SC/ST है। क्या है पाँचवीं में, अनुसूचित जनजाति प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख है पाँचवीं में। छठी में क्या है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में प्रावधान है छठी अनुसूची में। सातवीं में क्या है, तो सातवीं में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा के बारे में दिया गया है। केंद्र है और राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क कर लगाने के अधिकारों का भी उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, मतलब सूची जो है 7वीं अनुसूची में ही है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में है। ठीक ना। संघ सूची आपको पता होगा, इस सूची में दिए गए विषय में केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाती है। इस सूची में दिया गया विषय पर क्या करता है, केंद्र सरकार कानून बनाती है संघ सूची में। संविधान के लागू होने के समय पहले 97 गो विषय था। संघ सूची में पहले जब संविधान लागू हो रहा था उसमें कितना का विषय था, 97 गो। लेकिन अभी वर्तमान में वो 100 गो विषय हो चुका है। 100 गो विषय मैंने 3 गो बढ़ गया है। संघ सूची में 3 गो क्या हो गया, संघ सूची में 3 गो विषय बढ़ गया है। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय देखिएगा, तो देश की प्रतिरक्षा, देश की क्या है ये विषय है संघ सूची में कि देश की प्रतिरक्षा करेंगे, ये सब संघ सूची में है। विदेशी मामला संघ सूची में आएगा। युद्ध और शांति संघ सूची में आएगा। रेल, डाक, ये सब संघ सूची में आएगा। तार, मुद्रा, बैंकिंग, ये सब संघ सूची में आएगा। परमाणु शक्ति, ये सब संघ सूची में ही आएगा। तो पहले 97 से 100 हो गया। ठीक है ना। राज्य सूची देखिए, तो इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार क्या कानून बनाएगा, जाहिर सी बात है। राष्ट्रीय हित में संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अगर राष्ट्र के हित में रहेगा संबंधित कोई भी, तो वो केंद्र सरकार भी उस पर क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। तो देखिए यहाँ पे संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 गो विषय थे। जब संविधान लागू हो रहा था उस समय कितना विषय था, 66 गो विषय था। वर्तमान में घट के 61 गो विषय हो गया। 5 गो छीन लिया गया है राज्य सूची में से। और छीन के कहाँ डाल दिया गया है, तो समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहले 66 गो विषय था, उससे छीन के अब 61 गो कर दिया गया है। राज्य सूची में 61 गो है, पहले 66 गो था। तो राज्य सूची में शामिल कुछ विषय देखिए क्या क्या है। शांति और व्यवस्था रखना, ये राज्य सूची का काम है। पुलिस, हमारा पुलिस किस में आता है, राज्य सूची में ही आता है। पुलिस हमारा जो है पुलिस बल राज्य सूची में आता है। जेल, जेल हमारा जो हो गया स्थानीय शासन, ये सब किस में आ जाएगा, राज्य सूची में आ जाएगा। कृषि किस में आता है, कृषि भी राज्य सूची में आएगा। जन स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य केंद्र सरकार तो देखता है, लेकिन राज्य स्वास्थ्य का सबसे पहला हक है स्वास्थ्य रखना। अच्छा, जन का स्वास्थ्य राज्य सूची में आता है। राज्य के अंदर होने वाली व्यापार, न्याय विभाग, ये सब यहाँ से आता है। राज्य में होने वाले विभाग सब राज्य सूची में ही आएगा। तो ये जो है पहले 66 गो था, अब घट के 61 गो हो गया। वहीं हम लोग 97 गो थे संघ में, 100 गो बढ़ गया, 3 गो बढ़ गया, 5 गो घट गया। अब आते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती मतलब इसमें संघ और राज्य दोनों क्या करेगा, अपना
अपना दोनों मतलब अपना पावर किसमें रखेगा। तो देखिए इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाएगा। और दोनों में झगड़ा हो जाएगा, ये बोलेगा हम बनाएंगे, ये बोलेगा हम बनाएंगे, तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा। तो सबसे मेन कौन है इसमें? केंद्र है। तो दोनों में जब झगड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा? केंद्र सरकार कानून बनाएगा। कानून किसके हाथ में चल जाएगा? केंद्र के पास चलेगा। बोलेगा राज्य तुम भागो यहाँ से, तो कानून ही मान्य होता है, ठीक ना। केंद्र सरकार ही क्या होता है? कानून बनाने के लिए मान्य होगा। जब केंद्र और राज्य में झगड़ा होगा तो जाहिर सी बात है पावर किस पर रखा गया है? केंद्र को ज़्यादा पावर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो है केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाएगी। अगर राज्य सरकार कोई कानून बना दिया है, समवर्ती सूची वाला जो भी हिस्सा आता है उसके बारे में कह रहा है, अगर केंद्र सरकार कानून बना देगा तो राज्य सूची का खत्म हो जाएगा, उसका कानून, उसका जो है कानून खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 गो विषय था। अब इसमें से 5 को जोड़ दिया गया था, ठीक ना। वर्तमान में क्या हो गया? 52 हो गया है। तो 47 के बाद 39, 49, 50, 51, 52, ये 5 को विषय कहाँ से लाया गया है? तो ये राज्य सूची में से उठा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। दोनों को हक दिया गया है। पहले खाली राज्य में था, तो देखिएगा पहले 47 को था, 47 के विषय में से 52 को विषय हो गया है, मतलब 5 को इसमें बढ़ गया है राज्य सूची वाला, है ना। तो 47 को विषय पहले था, 52 को हो गया। याद रखिएगा अभी कितना है समवर्ती सूची में? 52 को विषय है। पहले कितना था? 47 को था मात्र। तो समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय देखिए क्या क्या है। समवर्ती मतलब दोनों बना सकता है, राज्य भी केंद्र भी। दीवानी और फौजदारी, ये दोनों का हक में आता है। दीवानी और फौजदारी किस में आता है? तो याद रखिएगा दीवानी और फौजदारी जो आता है वो दोनों में आता है। दोनों में आता है मतलब ये दोनों इस पर अपना कानून बना सकता है। दीवानी और फौजदारी कानून की प्रक्रिया। विवाह और तलाक ये भी दोनों में आता है। शिक्षा किस में आता है? शिक्षा दोनों में आता है। शिक्षा किस में आता है? दोनों में आता है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा शिक्षा किस पे आता है? तो दोनों में आता है। शिक्षा समवर्ती सूची में भी आता है, मतलब कि राज्य सूची और संघ सूची दोनों में आता है शिक्षा, ठीक ना। और विवाह और तलाक जो है ये समवर्ती सूची में ही आएगा। दीवानी फौजदारी क्या जो है? ये दीवानी फौजदारी जो होता है ये समवर्ती सूची में आएगा। इसीलिए देखते हैं राज्य में कोई दिक्कत होता है केंद्र के पास चला जाता है। आर्थिक नियोजन है, बिजली समवर्ती सूची में आता है। हमको लग रहा था बिजली जो है राज्य सूची में आता है, और रहता पहले था, अभी इसको हटा दिया गया ना, इसको समवर्ती में डाल दिया गया। आर्थिक नियोजन ये समवर्ती सूची में। समाचार पत्र जो होता है ये समवर्ती सूची में आता है, दोनों में आता है। श्रमिक संघ जो है, श्रमिक संघ ये भी दोनों में आता है। वन भी दोनों में आता है। वन भी क्या आता है? संघ और राज्य दोनों में आता है। तो हम लोग देखिए इनमें से क्वेश्चन पूछता है कौन किसमें कौन है, किसमें नहीं आता है, कौन किसमें आता है, तो ध्यान रखिएगा। दीवानी फौजदारी कानून की प्रक्रिया जो बनाने का समवर्ती सूची में रखा गया है दोनों के पास। विवाह और तलाक दोनों के पास रखा गया है। शिक्षा दोनों के पास रखा गया है, दोनों शिक्षा को ध्यान रखते हैं। आर्थिक नियोजन किसके पास रखा गया है? आर्थिक नियोजन जो है ये भी शिक्षक जो है ये भी समवर्ती सूची और संघ और राज्य दोनों को रखा गया है समवर्ती सूची में। बिजली दोनों में रखा गया है, संघ और राज्य में भी। समाचार पत्र दोनों में रखा गया है, संघ और राज्य में भी। श्रमिक संघ जो है वो दोनों में रखा गया है। वन जो है वो भी दोनों में रखा गया है, संघ और राज्य में भी, है ना। श्रमिक का जो संघ है, श्रमिक संघ हो गया, वन हो गया, दोनों में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये 7वीं में सब था, हम लोग 7वीं अनुसूची में पढ़ रहे थे, ठीक ना। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? अभी हम लोग को पढ़ना है 8वीं अनुसूची। क्या पढ़ना है दोस्तों? 8वीं अनुसूची देखिएगा, तो इसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 गो भाषा हुआ करती थी। पहले 8वीं अनुसूची में जो थी 14 ही गो भाषा हुआ करती थी, तो अभी 22 गो भाषा हो गया है। तो कैसे बढ़ा है भाई? 8वीं अनुसूची में पहले 14 ही भाषा था, अभी 22 को कैसे हो गया? देखिए 1967 का बात है। सबसे पहले में क्या हुआ था 1967 में? 21वां संशोधन किया गया। अब 21वां संशोधन में क्या किया? एक सिंधी था, सिंधी भाषा को 21वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। सिंधी भाषा बोला था कि हमको जोड़िए, तो 21वां संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया इसमें भाषा में, ठीक ना। 8वीं अनुसूची का जो भाषा था 14 गो, इसमें एगो 1967 का बात है, क्या हुआ? 21वां संशोधन करके सिंधी को जोड़ा गया। तब कब हो गया? 15 गो हो गया। कब हो गया? 15 गो हो गया। अब देखिए 1992 में बोला 3 गो भाषा वाला, कौन? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 गो भाषा वाला बोला कि अब हमको भी जोड़ना है इसी में, संविधान की 8वीं अनुसूची जोड़िए भाषा में। तो पहले 15 गो हुआ 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा, सिंधी को जोड़ा। अब क्या हुआ? 1992 का बात है, 92 में आ जाइए। 71वां संशोधन उस समय चल रहा था। 92 में कौन सा संशोधन चल रहा था? 71वां।
उसमें कोंकणी मणिपुरी नेपाली को जोड़ा गया, 3 गो को जोड़ा गया। तो 15 3 कितना हो गया, 18 हो गया। तो ये 92वां संविधान 1992 में 71वां संविधान संशोधन करके मणिपुरी कोंकणी नेपाली को जोड़ा गया। कोंकणी मणिपुरी नेपाली को जोड़ा गया 1992 में। कौन सा संविधान संशोधन करके, तो 71वां संशोधन करके। पहला कौन सा संशोधन था, तो पहला जो था 21वां संशोधन था, और कब 1967 का बात है, ठीक ना। इसमें सिंधी को जोड़ा गया था, 21 को जोड़ा गया सिंधी के बाद में, फिर 3 को हमारा 18 को हो गया ना। अब देखिए क्या हुआ था, उसके बाद अब फिर 4 को जोड़ा गया। मैथिली वाला बोला हमारा भी जोड़िए, संथाली वाला बोला, डोंगरी वाला बोला, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली चारों बोले कि हमको भी जोड़ना है। तो 2003 में क्या हुआ कि 92वां संविधान संशोधन करके इसमें मैथिली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली चारों को जोड़ा गया। 2003 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 2003 में। तो पहला जोड़ा गया सिंधी को 1967 में, दूसरा बार जोड़ा गया 1992 में कौन सा संविधान संशोधन करके, तो 71वां संशोधन करके, ठीक ना। पहले का संशोधन 21वां संशोधन था 1967 में, जिसमें सिंधिया को जोड़ा गया था। फिर दूसरा में जोड़ा गया कोंकणी मणिपुरी नेपाली को 1992 में 71वां संशोधन करके। फिर 2003 में जोड़ा गया 92वां संशोधन में मैथिली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली को 2003 में जोड़ा गया। बोडो डोंगरी मैथिली संथाली को कब जोड़ा गया, 92वां संशोधन करके 2003 में। 92वां संशोधन करके 2003 में जोड़ा गया, याद रखिएगा। यहाँ तक तो आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ा जाए 9वीं अनुसूची में देखा जाए तो इसमें हम लोग जानते हैं संविधान में अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। ये प्रथम संविधान संशोधन था जो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची सबसे पहले जोड़ा गया, पर पहला संविधान संशोधन जो किया गया था ना, ये 9वीं अनुसूची को ही जोड़ने के लिए 1951 का बात है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधिया को उल्लेख किया गया है। इसमें जो है अंतर्गत राज्य जो संपत्ति का अधिग्रहण करता है, राज्य क्या करता है, संपत्ति का क्या करता है, अधिग्रहण ग्रहण कर लेता है, उसकी विधि का उसमें उल्लेख किया गया था 9वीं अनुसूची में। और जो है 1951 में जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन था ये, ठीक ना। 1951 में 9वीं अनुसूची में संविधान में अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक ना। 9वीं अनुसूची को देखिएगा, इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्या 9वीं अनुसूची को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, तो हरगिज़ नहीं। 9वीं अनुसूची को हम लोग न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। इसमें 284 अधिनियम है। 9वीं अनुसूची में कितना अधिनियम है, 284। अब 284 सदस्य भी हम लोग पीछे तो होते नहीं, कोई बात नहीं। अनुसूची में कितना अधिनियम है, 284 गो अधिनियम है वर्तमान में इस अनुसूची में कितना अधिनियम है, 284 गो अधिनियम है। कितना अधिनियम है, 284 गो अधिनियम है। चलिए याद रखिएगा वर्तमान में कितने अनुसूची में कितना अधिनियम है, तो वर्तमान में जो है 9वीं अनुसूची में 284 गो अधिनियम है, 284 गो अधिनियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा नोट पढ़ते हैं, उसके बाद 10वीं अनुसूची को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। ये हम लोग अभी तक मान रहे थे कि कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकती है, नहीं कर सकती, लिखा हुआ था। 11 जनवरी 2007 में क्या हुआ, संविधान पीठ की एक निर्णय द्वारा, संविधान एक पीठ था वो निर्णय निकाला, ठीक ना। उसमें लिखा कि यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तब जाके हम लोग उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है। कौन कर सकता है, सिर्फ उच्चतम न्यायालय को पावर दिया गया था कि जब जो है उस अनुसूची में मौलिक अधिकार को लेकर अगर उल्लंघन होगा, मौलिक अधिकार को लेकर उल्लंघन होगा, तो हम लोग उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसकी क्या कर सकते हैं, इसकी समीक्षा कर सकते हैं, इस कानून की समीक्षा हम लोग कर सकते हैं। मौलिक अधिकार को लेकर जब उल्लंघन होगा तब, ठीक ना। वैसे तो लिखा गया तो इसमें नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि संविधान के पीठ द्वारा निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून इस आधार पर चुनौती दे सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का यह उल्लंघन कर रहा है। किसी भी कानून को उल्लंघन, मतलब जब मौलिक अधिकार को उल्लंघन करे कोई भी कानून, तब जाकर हम लोग उच्चतम न्यायालय के हेल्प लेके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक तो हम समझ गए थे। वैसे तो है नहीं, उसमें अनुमति नहीं दिया गया है समीक्षा करने के लिए, लेकिन जो है मौलिक अधिकार को उल्लंघन करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समीक्षा करवा सकते हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा। 10वीं अनुसूची में हम लोग जानते हैं इस संविधान में 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई थी। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 8 गो था ना, तो 9वां जोड़ा गया कब, 9वां जोड़ा गया था पहला संशोधन द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन हम लोग देखे थे, 9वां अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 में, ठीक है ना। अब जो है उसके बाद जो है 10वीं अनुसूची को
1985 के द्वारा जोड़ा गया, वो भी 52वां संविधान संशोधन करके। कौन सा संशोधन? 52वां संविधान संशोधन किया था। प्रथम संशोधन नहीं, 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें दल बदल कानून उल्लंघन का कानून है। इसमें क्या है? 10वीं में दल बदल हम लोग याद किए थे। 11वीं अनुसूची में क्या है? तो यह अनुसूची संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। याद रखिएगा, जो 11वीं अनुसूची है, यह अनुसूची संविधान में 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। कितना विषय? 29 विषय। 11वीं अनुसूची में जो था पंचायती राज के लिए 29 विषय दिया गया था। याद रखिएगा, कौन सा संविधान संशोधन करके? तो यह अनुसूची जो था संविधान में 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो प्रथम, दूसरा 9वां, 10वां, 11वां, 12वां जो है जोड़ा गया अलग से। तो प्रथम संविधान संशोधन जोड़ा गया था, जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को, है ना। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था प्रथम 9वीं अनुसूची को, उसके बाद 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में जोड़ा गया, दल बदल वाला। उसके बाद 11वीं अनुसूची को जो था 1993 में जोड़ा गया, 1993 में जोड़ा गया 73वां संवैधानिक संशोधन, ठीक ना। तो 11वीं अनुसूची जो था संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किया गया था। कितना? 29 को विषय प्रदान किया गया पंचायती राज के लिए 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या था? तो यह अनुसूची संविधान 74वां संवैधानिक संशोधन 1993 में ही जोड़ा गया। तो 1993 में 11वां 12वां जोड़ा गया था। याद रखिएगा, 1993 में ही क्या हुआ था कि 11वां और 12वां अनुसूची को जोड़ा गया 1993 में। संशोधन नंबर 73 जो था वो उससे 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। संशोधन नंबर 74 जो था उसमें 12वां अनुसूची को जोड़ा गया। अब इसमें तो पंचायती राज था, 29 का विषय था। 11वीं अनुसूची में 12वीं अनुसूची में क्या था? तो शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किया गया। शहरी क्षेत्र के लिए 18 विषय दिया गया था 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र के लिए 18 विषय दिया गया था। और ये 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था 12वीं को। और हम लोग 11वीं देखे थे 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। इसमें 29 को विषय प्रदान किया गया था। पंचायती राज के लिए कितना विषय? 29 विषय। पंचायती राज के लिए 29 विषय प्रदान किया गया था। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी हम लोग मात्र थोड़ा सा है, हम लोग इसको याद कर लेते हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा हमारा पॉलिटी, ठीक ना। कितना हुआ? 32 मिनट में इतना कंप्लीट कर दिए। तो देखिएगा भारतीय संविधान के भाग देखिएगा। सबसे पहले संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो होता है आपको पता होगा 1 से 4 अनुच्छेद हमारा इसमें आता है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र में 1 से 4 अनुच्छेद तक रहता है। 5 से 11 हमारा नागरिकता आता है। 5 से 11 हमारा क्या आता है? नागरिकता आता है। ये सब आपको रटना है। 5 से 11 क्या आता है? तो नागरिकता आता है। सब आर्टिकल को हम लोग एक एक करके आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग देखते हैं किस भाग में कौन सा अनुच्छेद आता है। तो भाग 1 जो है संघ और राज्य क्षेत्र है, इसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद आता है। भाग 2 नागरिकता है। भाग 2 क्या है? नागरिकता है। भाग 2 नागरिकता है, 5 से 11 अनुच्छेद आता है, आर्टिकल 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, इसमें कहाँ से का है? तो 12 से 35 तक आता है, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में नीति निषेध तत्व है, इसमें 36 से 51 तक आता है। भाग 4 के कारण मूल कर्तव्य है, इसमें 51 के क आता है। संघ में देखिएगा भाग 5 में हमारा आता है संघ। उसके बाद भाग 6 में आएगा राज्य। संघ के बाद राज्य आएगा, जाहिर सी बात है। तो भाग 5 में हमारा आता है संघ, इसमें हमारा 52 से 151 तक है। कहाँ से कहाँ तक? 52 से 151 आर्टिकल तक है। उसके बाद आएगा राज्य। भाग 6 में हमारा क्या है? राज्य है। भाग 6 में राज्य है। अब कहाँ से आएगा? 151 तक तो हो गया। अब यहाँ से 152 से 237 तक रहता है। भाग 6 जो है राज्य है। भाग 6 क्या है? हमारा राज्य है। इसमें आर्टिकल 152 से 237 तक, 152 से 237 तक हमारा राज्य रहता है। अब संघ और राज्य जब हो गया तो अब क्या होगा? तब तो 7वां नंबर में देखिए, 7वां नंबर खारिज कर दिया गया है। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य को क्या कर दिया गया? पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य को मतलब 238 को निरसित कर दिया गया। याद रखिएगा, 238 को निरसित कर दिया गया है। अब शुरुआत करते हैं संघ राज्य क्षेत्र को। 7 तो खत्म हो गया, भाग 7 हमारा सिमट गया। 5 में हमारा संघ था, भाग 5 में था। भाग 6 में हमारा राज्य था, 7 हमारा सिमट ही गया 238 वाला। अब हमारा आता है संघ और राज्य। अब दोनों को जोड़ देना है, संघ और राज्य क्षेत्र। ये भाग हमारा 8 में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? भाग 8 में आ जाएगा, संघ और राज्य क्षेत्र, जो कि 239 से 242। 238 तो हमारा निरसित हो गया था, तो उसके बाद वाला ना होगा 239 से 242। क्या होगा? 239 से 242, ठीक ना। 239 से 242 हमारा संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। याद रखिएगा। आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक याद हुआ होगा। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। संघ और राज्य क्षेत्र जो है
1 से 4 तक। नागरिकता हमारा 5 से 11। मौलिक अधिकार हमारा 12 से 35। नीति निर्देशक तत्व हमारा 36 से 51। मूल कर्तव्य हमारा 51 के ए। संघ हमारा हो गया 52 से 151 संघ हमारा, और राज्य हमारा हो गया 152 से 237। पहली अनुसूची तक निरसित कर दिया गया 238 वाला था। अब संघ राज्य क्षेत्र कहाँ से स्टार्ट होगा? 239 से होगा। 239 से कहाँ तक था दोस्तों? 239 से हमारे 242 तक था। यह भी याद रखना है। 239 से कहाँ तक था? 39, 40, 41, 42, मात्र 3 गो था पंचायती वाला। सॉरी संघ राज्य क्षेत्र वाला भाग 8 वाला। भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र जो है 239 से 242 जो है कितना गो है? मात्र 6 गो 3 गो आर्टिकल है। 39, 40, 41, 42 4 गो है। 4 गो आर्टिकल है 39 से 42 तक। ये भाग 8 हमारा। यहाँ से थोड़ा बहुत हमको याद करना है, यहाँ तक हमको याद ही था। तो भाग 8 तक हमारा संघ और राज्य क्षेत्र हो गया 239 से 242। 239 से 242 हमारा क्या हो गया? तो संघ राज्य क्षेत्र हो गया भाग 8 वाला। भाग 8 के बाद जस्ट आएगा पंचायत। पंचायत के बाद आएगा नगर पालिका। नगर पालिका के बाद आएगा सहकारी समिति। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, ये तीनों 9 के क ख में आ जाएगा। 9 और 9 के क 9 के ख। पंचायत के बाद 9 के क में आता है नगर पालिका, 9 के ख में आ जाएगा सहकारी समिति। यहाँ तक तो आपको याद होगा, है ना। तो पंचायतें हमारा जो है 243 से लेकर 243 के कौण से कौण तक है। 243 से 243 कौण तक है। पंचायत हमारा किस में आ जाएगा? पंचायत हमारा भाग 9 में आता है। पंचायत हमारा भाग 9 में आता है। भाग 9 में जो है 243 के क से 243 से लेकर 243 के कौण तक है। कौण तक है। और 9 के क में आता है नगर पालिका। नगर पालिका जो है 9 से 6 तक है। 9 के ख में आता है सहकारी समिति। यह जो है 243 के य से य न तक है। 10वां भाग में अब आ जाइए। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। 9 में था 9 के क 9 के ख, ये जोड़ा गया होगा। जाहिर सी बात है, ये भाग जो जोड़ा गया है तो किसी न किसी संविधान संशोधन करके ही जोड़ा गया होगा, ठीक ना। चलिए 10 नंबर भाग 10 देते हैं। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो होता है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र ये 244 से लेकर 244 के क तक है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र किस में आता है? 244 में आता है। इसको याद रखिएगा। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र किस में आता है? 244 में आता है। 244 के लेकर 244 के क तक आता है। संघ और राज्यों के बीच संबंध जो होता है ना, 245 से 263 के बीच में आता है आर्टिकल। संघ और राज्यों के बीच में संबंध जो है किसमें, कितना आर्टिकल में देखने को मिलता है? तो 245 से 263। 245 से 263 में संघ और राज्यों के बीच संबंध देखने को मिल जाता है। संघ और राज्यों के बीच क्या देखने को मिलता है? तो संबंध देखने को मिलता है। 245 से 263 में हमारा क्या देखने को मिलता है? संघ और राज्यों के बीच में संबंध। अनुसूचित और जनजातीय हमारा क्या देखे थे? 244 देखे थे ना। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से लेकर 244 के क तक। तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 है हमारा। 244 के बाद 245 से 200 कितना था? 263 था। 245 से 263 हमारा क्या था? तो संघ और राज्य के बीच में संबंध था। अब आगे देखते हैं। 11वां तो हमारा भाग हो गया। 11वां भाग में हमारा संघ और राज्य के बीच संबंध था, ठीक ना। 10वां में था अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। 10वां भाग में क्या था? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र था 10वां भाग में 244 से। अब हमारा भाग 12 देखा जाए। भाग 12 में जो है वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद है। वित्त संपत्ति जो है, वित्त है, संपत्ति है, संविदाएँ हैं और वाद है। ये 264 से 300 तक है। देखिए कितना लंबा तक है। वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद जो है भाग 12, इसमें 264 से 300 के क तक है। 264 से कहाँ तक है? 300 के क तक है ना। वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद जो है 264 से 300 क तक है। भारत के राज्य क्षेत्र में भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम जो है 301 से लेकर 307 तक है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो हो रहा है व्यापार, उसके लिए क्या किस आर्टिकल से लिखा गया है? 301 से लेकर 307 के बीच में लिखा गया है। भारत के भीतर जो व्यापार हो रहा है, भारत के भीतर क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है। इसमें आर्टिकल 301 से 307 तक है। वित्त, संपत्ति, संविदा जो है 264 से 300 के पीछे 264 से 300 के पीछे तक है। 264 से 300 के क के पीछे तक है। संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं जो है वो 308 से 333 तक है, 323 तक है। और संघ राज्य के बीच संबंध बोले तो 245 से 263 हो जाएगा, ठीक ना। अगर संघ राज्य के बीच संबंध बोले तो 245 से 263, जो कि भाग 11 नंबर हो जाएगा। और भाग 14 वाला जो है संघ और राज्य के बीच अधीन सेवा है, संघ और राज्य के बीच अधीन सेवा है, ये 308 से लेकर 323 तक हो जाएगा। 308 से लेकर 323 तक हो जाएगा। 14 के क में अधिकरण है, जो कि 323 से 323 ख तक है। क से ख तक है। 323 में है अधिकरण, जो कि 323 के क से 323 ख तक है। 14 के क। 15 में निर्वाचन है। निर्वाचन 15 में 324 से लेकर 329 तक है। 15 में निर्वाचन है, 324 से 329 तक है, 5 गो 6 गो। तो 15 में क्या है? भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 15 में निर्वाचन है। और 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध रखा गया है। 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध जो है 330 से लेकर 342 तक रखा गया है। कुछ वर्गों में संबंध में विषय उपबंध जो है, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध जो है 330 से लेकर 342 रखा गया है।
कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध जो है 330 से लेकर 342 रखा गया है। राजभाषा हमारा 17 भाग 17 में है राजभाषा, 343 से 351 तक है राजभाषा, ठीक ना। 343 351 और 324 निर्वाचन हमारा 5 भाग 15 था, 5 भाग 17 हमारा क्या था, तो राजभाषा है। भाग 17 में राजभाषा है 343 से 351, 43 से 351। कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध जो है भाग 16 में है 330 से 342 12 गो, 330 से 342 हमारा 16 गो, 12 13 हो गया ना, 330 भी ले लिया जाए तो 342 हमारा 13। तो कुछ वर्गों में संबंध में जो है भाग 16 में आता है 330 से 342। राजभाषा हमारा आता है भाग 17 में 343 से 351 हो जाएगा। आपात उपबंध इमरजेंसी 18 में आता है 352 से 360, हम लोग याद भी किए तो 352 से 360 आपात उपबंध होता है। प्रकीर्ण भाग 19 में है प्रकीर्ण, जो कि 361 से 367 में आता है प्रकीर्ण, है ना। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण है, 361 से 367 में आता है। संविधान संशोधन 368 में तो सबको याद होगा। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध जो है 369 से 392 में आता है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है 392 में 369 से 392 तक आता है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन, ये जो है 393 से 395 में लास्ट में आ जाता है। संक्षिप्त नाम है प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन जो है वो 343 से 395 में हमारा आ जाता है, ठीक ना। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। हम लोग नगर पालिका चुनाव में हम लोग चलते हैं एक ही बार 7 में तो निरसन हो गया था 338 238 वाला, है ना, 238 वाला निरसन हो गया था। 8 वाला देखते हैं, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र जो है 239 से कितना था, 239 से 242, 239 से 242 था संघ राज्य क्षेत्र। पंचायत जो था ये जो था 243 था, 243 से 243 क से अण तक, 243 में था पंचायत, 243 में था पंचायत और आबादी। पंचायत हमारा 9 भाग में था, 9 के क में क्या था, नगर पालिका था। तो ये भी हमारा ऐसे से हो जाएगा त से या 6 तक। अब 9 के ख में है सहकारी समितियाँ, 6 से 11 तक है, या से 11 तक है। 10 में था अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र किस आर्टिकल से कहाँ तक है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो है वो हमारा 244 से लेकर 244 के क तक है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र कब से 244 से 244 के क तक है ना। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। संघ और राज्यों के बीच में संबंध जो है वो 244 तो हमारा हो गया। अब संघ राज्य के बीच संबंध है 245 से 263। संघ और राज्य के बीच में संबंध जो है, संघ और राज्य के बीच में संबंध है 245 से 263, है ना। 245 से 263 है संघ राज्य के बीच में संबंध। वित्त संपत्ति समुदाय और वाद जो है किसमें है, तो ये जो है हमारा 264 से 300 के क तक है। वित्त संपत्ति समुदाय और वाद जो है 264 से 300 के क तक है। भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार जो है किसमें दिया गया है, तो 301 से 307 तक दिया गया है, 301 से 307 तक दिया गया है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है वो किसमें दिया गया है, तो 308 से लेकर 323 दिया गया है। 308 से 323 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323। 14 के क में अधिग्रहण है, 14 क में अधिग्रहण है, तो यहाँ पे 333 के 333 के क से 333 के ख तक है। 15 में निर्वाचन है, 324 से 324 में 6 को जोड़ दीजिए, 24 25 26 27 28 29 30, 30 तक होगा ना। अरे यार सॉरी 329 329 तक है निर्वाचन। भाग 15 निर्वाचन। कुछ वर्गों के संबंध विषय उपबंध जो है, कुछ वर्गों के संबंध विषय उपबंध जो है भाग 16 में आता है और 330 से 342 तक है। राजभाषा सूत्र में आता है, 324 में आता है, 324 से लेकर इसमें जोड़ दीजिए, सॉरी 343 में आता है राजभाषा, 343 से 351 हमारा राजभाषा हो गया भाग 17। 18 उपबंध है, 352 से 361। प्रकीर्णन हमारा 367 हमारा 361 से 367 हमारा प्रकीर्णन हो जाएगा। प्रकीर्णन हमारा क्या रहेगा, 367 से 361 से 367, क्योंकि उसके ऊपर 18 आपात उपबंध 18। तो 19 में है प्रकीर्ण, 19 में है प्रकीर्ण 361 से 367, 361 से 367 है। संविधान संशोधन 368 हो गया। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध हमारा 369 से 392 हो जाएगा। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन जो है 393 से 395 हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को क्या पढ़ना था, तो हम लोग को फिजिक्स टॉपिक नंबर 7 पेज नंबर 288 फिजिक्स आप लोग ओपन कर लीजिएगा। पृष्ठ तनाव हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, पृष्ठ तनाव। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पृष्ठ तनाव क्या है देखिएगा। इसमें हम लोग देखते हैं ससंजक बल, जिसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। मान लीजिए कोई पदार्थ है, इसमें जो है अपना बल लगा रहा है,
पदार्थ मतलब कोई एक ही पदार्थ है, इसमें जो है अपना कण है, वो कण एक दूसरे से का बल लगा रहा है। क्या मान के चलिए पानी ही हो गया, पानी हो गया सब, तो पानी के कण जो रहते हैं अपने से एक दूसरे से क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण बल, उसी को ससंजक बल कहते हैं। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है। ठोस जो कोई चीज़ रहेगा, लोहा, उसमें ससंजक मान ज़्यादा रहेगा, तभी ना वो खींच के रख रहता है अपने पास, तो मजबूत रहता है। फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं, ठीक ना, ठोस वाले आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। नगण्य मतलब बहुत कम, नगण्य मतलब जीरो गैसों में, क्योंकि गैसों को छोड़ दिया तो फैल कर पूरा दुनिया में बिखर जाएगा, उसका ससंजक बल है ही नहीं। पानी का ससंजक बल होता है, पानी लेकिन कमज़ोर होता है, ठीक ना, उसको हम लोग कहीं भी रखते हैं गिलास में तो गिलास का रूप ले लेता है, तो फैल रहा है तभी ना। लेकिन लोहा को हम गिलास में रखेंगे तो गिलास का रूप लेगा, तो वैसे ही टाइट रहेगा, इसे बोलते हैं ससंजक बल, ठीक ना। अब दूसरा आता है आसंजक बल, एडहेसिव फोर्स। ये क्या होता है कि दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। इसमें दो भिन्न पदार्थ कह रहा है, इसमें कह रहा है एक ही पदार्थ, बस यही अंतर है। ससंजक में एक ही पदार्थ के अंदर लगता है, आसंजक में दो अलग अलग पदार्थ के अणु के बीच में बल लगेगा, ठीक ना। दो अलग अलग पदार्थों के अणु के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। इसमें भी आकर्षण बल लग रहा था, लेकिन वो एक ही पदार्थ में लग रहा था। पानी था तो पानी में लग रहा है, लोहा है तो लोहे में लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है आसंजक बल में, एडहेसिव फोर्स में क्या होता है, एड मतलब जुटना, कि दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु से दूसरे चिपकता है, यही जो है आसंजक बल के कारण क्या होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु चिपक जाता है। हम लोग देखते हैं आँख में हम लोग काजल लगाते हैं तो कैसे चिपक रहा है, तो यही एडहेसिव फोर्स की वजह से चिपक रहा है ना। लिपस्टिक लगाते हैं। पृष्ठ तनाव देखिए, सरफेस टेंशन जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो द्रव्य के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब द्रव्य है ना ये, तो ये चारों तरफ से सोचता है कि हम अपने आप को इकट्ठा करके रहे, इसलिए वो गोल बन जाता है। द्रव्य का बूंद देखें, बूंद गिरता है तो गोल गोल बन जाता है, चौकोर कहाँ नहीं होता है, कि चारों तरफ से वो खींच रहा है अपने आप को, इसलिए वो गोल बन जाता है, ठीक ना। तो यही कह रहा है कि जिसके कारण उसका जो है पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है, जल की बूंदें, चाहे जल, ठीक ना। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव वह बल है जब द्रव्य के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई आई पर F का बल कार्य करता है तो हमारा क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव हमारा हो जाएगा T = F बाई लंबाई, F बाई L, है ना। T बराबर क्या हो जाएगा, F बाई L हो जाएगा। पृष्ठ तनाव ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक अगर आ जाए तो मुँह बांध दीजिएगा। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। द्रव्य में पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए, द्रव्य में पृष्ठ के क्षेत्रफल में अगर एकांक वृद्धि करना है, द्रव्य है, द्रव्य, द्रव है, द्रव्य नहीं, द्रव में पृष्ठ के क्षेत्रफल में, लिक्विड में पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक अगर वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव्य में पृष्ठ तनाव के बराबर होता है, उसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो द्रव्य का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। द्रव्य का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा ना तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, फैल जाएगा वो धीरे धीरे। टेम्परेचर करने पर हम देखते हैं सब फैलने लगता है द्रव्य। तो और क्रांतिक जो है टेम्परेचर उसका पर शून्य हो जाता है। क्रांतिक टेम्परेचर में क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उसका तनाव एकदम शून्य हो जाएगा ज़्यादा टेम्परेचर देने पर, क्रांतिक टेम्परेचर। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। घुलनशील नमक मिलाने पर अगर देखिएगा पानी में अंडा डालिएगा तो वो डूब जाता है। अगर पानी में नमक मिला के उसको फिर नमक ऊपर से अंडा डालिएगा तो वो नहीं डूबेगा, क्योंकि उसका जो पृष्ठ तनाव पकड़ लेता है। द्रव्य का बुलबुला मतलब पानी का जो कण है वो अपने में चिपकने लगता है बुलबुला, तो इसी को बोलते हैं पृष्ठ तनाव। तो अगुवाई कह रहा है घुलनशील नमक मिलाने पर जल का जो पृष्ठ तनाव है बढ़ जाता है, ठीक ना। केशिकत्व क्या होता है, कैपिलरी, आप लोग ने पता होगा, जो हम लोग जिसको सोखना बोलते हैं, हम लोग दिया जलाते हैं ना, दीप जलाते हैं तो नीचे से तेल सोख लेता है, ऊपर तक आता है, कैसे आता है, तो यही केशिकत्व के कारण आता है और वो जलने लगता है। जब तक दिया पानी, जब तक तेल नहीं सूख जाता तब तक दिया का जो है बत्ती नहीं मतलब जलता नहीं है, तो पहले उसका तेल जलता है, तो कैसे नीचे से तेल ऊपर आ रहा है, तो वही केशिकत्व के कारण। केश नली देखिएगा, कैपिलरी ट्यूब, एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम है, बहुत पतला कम है,
तथा एक समान होती है, एक बराबर होती है, उसे हम लोग केश नली कहलाता है, केश नली कहलाता है। केश नली में द्रव्य के ऊपर चढ़ना या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व ही कहते हैं। समझ में है ना। पतला एकदम नली रहता है, इसमें इतना पतला मतलब कि क्या होता है कि इसका त्रिज्या होता है कि वह पानी यहाँ पर रखने पर वो सोखने लग जाता है, ऊपर चढ़ने लग जाता है। द्रव्य के केश नली में ऊपर चढ़ने या फिर नीचे गिरने के कारण द्रव्य का पृष्ठ तनाव होता है। यही पृष्ठ तनाव क्या करता है, उसको ऊपर नीचे खींचता है, नीचे ले जाता है, चाहे ऊपर नीचे के मतलब कैपिलरी एक्शन जो होता है ना, पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। द्रव्य के पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पास सिकुड़ना चाहता है, अपने खींचना चाहता है, इसलिए वो क्या होता है, चढ़ने लग जाता है। केश नली में द्रव्य की ऊंचाई केश नली में त्रिज्या और द्रव्य के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। केश नली में जो द्रव्य है, केश नली में द्रव्य की जो ऊंचाई है, केश नली की त्रिज्या और द्रव्य के क्या होता है, घनत्व के उल्टा होता है, ठीक ना। और पृष्ठ तनाव के समानुपाती होता है। किसके? पृष्ठ तनाव के समानुपाती होता है। इसीलिए केश नली की लंबाई कम होने पर द्रव्य ऊपर उठने लग जाता है, ठीक ना। यहाँ पे यही कारण है कि केश नली में द्रव्य की ऊंचाई केश नली की त्रिज्या और द्रव्य के घनत्व के उल्टा चलता है। इसीलिए क्या होता है, वो पृष्ठ तनाव के समानुपाती होता है। जितना पतला रहेगा उतना वो ऊपर जाएगा। इसलिए केश नली में लंबाई कम होने पर द्रव्य क्या होता है, ऊपर तक भर जाता है, लेकिन ओवरफ्लो नहीं कर पाता है ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे किसी सीमा तक द्रव्य जो है केश नली में चढ़ता है या फिर उतरता है। किस सीमा तक द्रव्य जो है केश नली में चढ़ता है उतरता है, यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव्य का चढ़ाव अधिक और चौड़ी नली में द्रव्य का चढ़ाव कम हो जाता है, ठीक ना। संकीर्ण नली में द्रव्य का चढ़ाव क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, और चौड़ी नली में द्रव्य का चढ़ाव क्या होता है, कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी सीमा तक द्रव्य जो है केश नली में चढ़ता या उतरता है, या केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। किस पर? त्रिज्या पर। जितना मोटा उतना त्रिज्या ज़्यादा रहेगा, उतना कम रहेगा त्रिज्या, उतना ज़्यादा चढ़ेगा। संकीर्ण नली में द्रव्य का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली में द्रव्य का चढ़ाव क्या होता है, कम हो जाता है। सामान्यतः जो द्रव्य कांच को भिगोते हैं, सामान्यतः जो है जो द्रव्य कांच को भिगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ जाता है, और जो द्रव्य कांच को नहीं भिगोएगा वह नीचे द्रव्य में नहीं नीचे दब जाता है। जैसे भी आप जानते हैं, कोई भी चीज़ है जो कांच को नहीं भिगोएगा तो भिगोएगा ही नहीं, तो ऊपर ही नहीं चढ़ पाएगा, तो नीचे ही रह जाएगा। जब भिगोना शुरू करेगा मतलब वो क्या कर रहा है, वो पृष्ठ तनाव उसका फैल रहा है, तो वो ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा केश नली में। जब केश नली का पानी में डुबाया जाता है ना, तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी की सतह केश नली के अंदर धंसा या फिर अवतल हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण जो एंगल होता है ना, न्यून कोण का होता है। कैसा होता है? न्यून कोण होता है। केश नली कैसे काम करता है, तो केश नली के अंदर जो अवतल होता है वो न्यून कोण होता है। इसके विपरीत जब केश नली पर पारे डुबाया जाता है, क्या होता है, पारा में डुबाया जाता है ना केश नली को, तो पारा केश नली के बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो उस केश नली के पारा की सतह के उत्तल हुआ रहता है, इसलिए स्पर्श कोण का मान यहाँ पे अधिक कोण हो जाता है। समझे? पारा में क्या होता है, केश नली नहीं चढ़ता है, वहीं जो होता है हमारा देख पानी का सतह जो है केश नली के अंदर धंसा रहता है, इसलिए वह स्पर्श कोण जो होता है न्यून कोण होता है। इसके विपरीत जब केश नली में पारा में डुबाया जाता है तो केश नली के बर्तन जो रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है, और केश नली में पारा की सतह उत्तल हुआ रहता है, इसके लिए स्पर्श कोण का मान क्या होता है, अधिक कोण हो जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग केशिकत्व का उदाहरण। देखिए, जो हम लोग देख रहे थे ब्लोटिंग पेपर, आप लोग देखे होंगे, तो स्याही को शीघ्र सोख लेना, स्याही सोख लेता है ना ब्लोटिंग पेपर, क्योंकि उसमें बना छोटा छोटा छेद होता है जो केश नली की तरह ही कार्य करने लग जाता है ब्लोटिंग पेपर में। लालटेन और लैंप की बत्ती जो होती है ना, केशिकत्व के कारण तेल के ऊपर चढ़ाती है। पेड़ पौधे की शाखा जो होती है ना, शाखा, पेड़ पौधा की टहनी, शाखा, तना और पत्तियाँ तक जल या फिर आवश्यक लवण को केशिकत्व के माध्यम से ही पहुँचाती है। किससे? केशिकत्व के माध्यम से पहुँचाती है, नीचे से ऊपर। कृत्रिम उपग्रह के अंदर जो कृत्रिम उपग्रह बनाया जाता है उसके अंदर जो है भारहीनता की अवस्था, यदि केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केश नली कितने भी लंबी क्यों ना हो। ठीक है ना। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केश नलियाँ जो है वो टूट जाए। जब वो टूट जाएगा तो पानी ऊपर नहीं आ सकेगा और मिट्टी की नमी नीचे बनी ही रह जाएगी। कितना अच्छा चीज़ है ना। पेन का जो नीब होता है वो बीच से चीरा होता है, जिससे इसमें छोटी सी बारीक केश नली बन जाती है। आप लोगों ने देखा होगा पेन की नीब को, ये ऐसे रहता है पेन की नीब, ठीक ना। तो ये जो है पेन की नीब बीच से चीरा होता है, जिसमें कि छोटी सी केश नली, बारीक केश नली बन जाती है। केश नली द्वारा स्याही नीब की नोक तक चढ़ जाती है। वो जो है पेन, मतलब कौन सा पेन कर रहा है, जो
हम लोग देखे हैं मूवी में जो है कोई भी मतलब कि जो है न्यायाधीश जो होता है उसको तोड़ देता है ब्लास्ट में, वो वाला बात कर रहा है, हम लोग का पेन नहीं। आगे देखिएगा, केशिकत्व की क्रिया के कारण ही कॉफ़ी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है। देखिए, केशिकत्व के क्रिया के कारण ही कॉफ़ी पाउडर जो होता है जल में एकदम फटाक से घुल जाता है, ये भी केशिकत्व के कारण ही घुलता है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। देखिए, पतला पतला जो सुई होता है ना, पतला सुई, अगर पृष्ठ तनाव मतलब क्या है, पानी एक दूसरे को पकड़ के रखा है, इस पर हम सुई रखेंगे तो ऊपर तैरते रह जाएगा, है ना, समझ में आया ना। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, पानी हम लोग मिलाते हैं साबुन डिटर्जेंट, और ये पृष्ठ तनाव को कम करता है। क्या करता है, उसको फैला के रखता है दूर दूर तक, जिससे हम लोग क्या होता है, जब फैलाया जाएगा पृष्ठ तनाव उसका कम हो जाएगा, अतः ये मैल को गहराई तक घुसने में काम कर जाता है साबुन डिटर्जेंट, और जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ़ हो जाता है। अब पानी पकड़ के रखेगा उसको तो उसमें जो है मैल छिपा रहेगा, तो उसको दूर करने का काम क्या करता है, दूर करने का काम करता है साबुन और डिटर्जेंट, जिससे कपड़ा साफ़ हो जाता है। इसीलिए हम लोग डालते हैं पानी में साबुन और डिटर्जेंट को, ठीक ना। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है, इसीलिए बड़ा बड़ा बुलबुला बनने लगता है। साबुन का घोल के बुलबुला जो होता है बड़ा इसीलिए बनता है क्योंकि जल में जो है साबुन का घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम कर जाता है। इसीलिए पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं। किसका लार्वा, तो मच्छर का लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाए ना तो उस पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाएगा। आप लोग देखे होंगे उल्टा लटका रहता है सब अंदर पनिया में, बस माटी के तेल छिड़क जाएगा ना तो डूब जाएगा। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है, गरम सूप हम लोग खाते हैं वो भी स्वादिष्ट लगता है। क्यों, क्योंकि गरम द्रव्य का पृष्ठ तनाव जो होता है कम होता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होना मतलब पृष्ठ तनाव दूर दूर तक रहता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, गरम चीज़ का द्रव्य का पृष्ठ तनाव कम होता है। हम जानते हैं पानी को गर्म करते हैं तो पृष्ठ तनाव फैल जाता है, वैसे ही गर्म चीज़ का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में फैल जाता है अच्छी तरह से, इसलिए हमको टेस्टी लगता है खाना, है ना। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। अगर साबुन का बुलबुला है उसको आवेशित किया जाए, क्या किया जाए, इसको आवेशित किया जाए, साबुन के बुलबुले को अगर आवेशित कर दिया जाए, साबुन का बुलबुला है इस पर हम लोग आवेशित कर दिया जाए, इसकी त्रिज्या बढ़ के क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी आवेशित करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हम लोग सब अच्छा से समझ गए, बहुत आसान टॉपिक। थैंक यू दोस्तों, 1 घंटा हमारा हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।